अच्छा, वंदना करनी थी दीदी। हाँ, आपको करना है। हाँ। जी। मंच को नमन करती हूँ। ये 9th एपिसोड है। आप सभी को अमृत बिसारिया का दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई के मन के आईने से खास बातचीत में एक नया एपिसोड लेकर समाज, बच्चे, आप और हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। बच्चों में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों का संचार हो, यही सच्ची शिक्षा का आधार है। अतः आज हमारे मंच के आईने से खास बातचीत एपिसोड के विचार विमर्श का उद्देश्य भी यही है कि नई पीढ़ी में संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित हो, ताकि वे न केवल ज्ञानवान ही बने बल्कि चरित्रवान भी बने। मन के आईने से बातचीत करते हुए हम वह सभी जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम सभी एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। स्वयं को तौलते हुए हम अपने आप को एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं इस मामले में। सभी विद्वान साहित्यकारों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय शकुंतला सरुपरिया जी भारत से, मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय यशपाल सिंह जी, यश भारत से है लेकिन वो भी जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर नितेश जी दुबई से, और मातृत्व को नया आयाम देती हुई आदरणीय अर्चना श्रीवास्तव जी अमेरिका से। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी की उपस्थिति इस मंच की शोभा और सार्थकता बढ़ाती है। आपके विचार बच्चों में संस्कार जागृत की दिशा में प्रेरणा सूत्र बनेंगे। माँ शारदे मंच पर विराजमान हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी से आग्रह करूंगी कि आप माँ शारदे के श्री चरणों में श्रद्धा के कुछ पुष्प अर्पित करिए। आदरणीय, स्वागत है, आपका स्वागत है। म्यूट है। आप म्यूट पे हैं शकुंतला जी। जी। बहुत ही सुंदर पटल, और मुझे आदेश मिला है सर ना का। आदेश नहीं, मैं रिक्वेस्ट जरूर रिक्वेस्ट। जी। मैं सोचती हूँ आप आदेश दे सकती हैं, बिल्कुल। नहीं नहीं, आदेश जी। नहीं, हर जगह रिक्वेस्ट ही है हमारी। जी। माँ का आह्वान करते हैं हम रागिनी के गाँव में, और माँ की वंदना प्रस्तुत करती हूँ। रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में। रागिनी के गांव में माँ चांदनी के गांव में, रोशनी के गीत गाऊं रागिनी के गांव में, रोशनी के गांव में। भावना को मान दे तू, साधना को साथ दे तू, दिव्य लक्ष्यों की सवारी शीश पे माँ हाथ दे तू, आशीषों से मैं नहाऊं चांदनी के गाँव में। ये माइक बंद कर देंगे, थोड़ा सा वो इको होने लग जाता है। जी। जी। सभी का, रचना दीदी का भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीषों से मैं नहाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में, चांदनी के गांव में। मन को चंदन की महक दे, भीगी भीगी नम पलक दे, कंठ में भर मास रसता, ऊट कोयल सी कूक दे।
हर ऋतु के गीत गाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में, रोशनी के गांव में। गीतों का मधुमास मांगू, रागों का आवास मांगू, जागरण स्वर की वो लहरी, माँ तेरा विश्वास मांगू, तू लिखाए वो ही गाऊं चांदनी के गांव में, तू लिखाए वो ही गाऊं रागिनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रोशनी के गांव में। और आखिरी बंद माँ के चरणों में रखती हूँ। वेदना ही जग की हर लूं, सबके अश्रु नैन भर लूं, विमल दृष्टि नवल पथ दे, तेरे चरण में शीश धर दूं, इतना बस वरदान पाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में, चांदनी के गांव में, रोशनी के गीत गाऊं चांदनी के गांव में, शारदे तुझको बुलाऊं रागिनी के गांव में, रोशनी के गांव में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह! इतने सुंदर शब्दों में और इतनी मधुर आवाज में आपने माँ शारदे का आह्वान किया है आदरणीय। और बहुत सुंदर। रोशनी के गांव में, चांदनी के गांव में, रागिनी के गांव में इतने सुंदर सुंदर शब्दों से माँ की स्तुति आपने प्रस्तुत की है कि माँ शारदे मंच पे जरूर विराजमान हो गई होंगी और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा होगा। माँ शारदे के आशीर्वाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बच्चे हमारे समाज, भविष्य और परिवार के संस्कारों का प्रतिबिंब होते हैं। जिस प्रकार एक बीज को उचित देखभाल मिलती है तो वह वट वृक्ष बन जाता है, उसी तरह बच्चों को यदि सच्चे मूल्य, अनुशासन और नैतिकता का माहौल दिया जाए और शिक्षा दी जाए तो वे एक आदर्श नागरिक बनते हैं। उचित जीवन जीने के मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आज के बदलते परिवेश में बच्चों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाया जा सके, जो समय की भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। यद्यपि यह हर युग के लिए आवश्यक रहा है, केवल आज के लिए ही नहीं, क्योंकि सही मार्ग पर चलना ही जीवन को विभूषित करता है और इसी में जीवन के सभी गुण समाहित होते हैं। तो आइए मन के आईने में चलते हैं और आगे बढ़ते हुए आदरणीय शकुंतला जी, डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी, आप बहुआयामी साहित्यकार, राष्ट्रीय कवियत्री, पत्रकार, मंच संचालक, गायिका, अभिनेत्री एवं चित्रकार हैं। हिंदी और राजस्थानी साहित्य में आपकी विशिष्ट पहचान है। अनेक पुस्तकों, गीतों तथा फिल्मों से जुड़ी डॉक्टर सरुपरिया 14 वर्षों तक तनीमा पत्रिका का संपादन करती रही हैं। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हैं और विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं। आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय। आपके अनुसार बच्चों में संस्कार की नींव किस आयु से रखनी चाहिए और इसका प्रारंभ कैसे किया जा सकता है आदरणीय? मैं बहुत ही खुशी से बताना चाहती हूँ, इस वक्त मेरे घर मेरी बिटिया पुणे से, जिसकी बेटी जो है 1.25 साल की हुई है अभी, वो इन दिनों उसने पैर भी चलाना शुरू कर दिया 3 महीने से, तो मेरे पास है। तो मैं सोचती हूँ कि आजकल के, हम जब भी बात करेंगे तो प्रासंगिक तभी होगा जब हम आज के समय की बात करें, समय के साथ चलें। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों में संस्कार जो है बहुत कम उम्र में मेरे ख्याल से कोख में से ही पड़ जाते हैं। तो मैं इसको मानती हूँ, इस बात को, जो माँओं की कोख में जब बच्चे होते हैं तो बहुत ही आधुनिक जमाना है। अब जैसे मेरी बेटी काम करती है, इंजीनियर है, तो ऑनलाइन काम करती है, वो करती है। तभी वो छोटी सी बच्ची जब
ऑनलाइन काम करती है घर पे रह करके, उसके पापा भी इंजीनियर है, वो भी घर पे रह के करते हैं। तो वो जा के बताती है कि अच्छा आप लोग टिक 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 कर रहे हो, फिर मैं अपना खेल लेती हूँ, फिर वो खेलती है बाहर। तो बच्चा बचपन से ही जो देखता है माहौल घर का, तो मेरे ख्याल से जन्म होते ही बच्चे को तो संस्कार देना शुरू करना ही चाहिए। मेरे ख्याल से यही आपका प्रश्न था। तो क्योंकि बच्चे बिल्कुल मिट्टी के जो गोले होते हैं, लौंदे होते हैं, और उनको जिस शेप में हम देना चाहें तो वो कच्ची उम्र में ही दे सकते हैं। तो अभी बच्चे को, जैसे मैं कभी-कभी लाड में उसको चाय पिला देती हूँ, बेटी कहती है, "नहीं-नहीं, चाय की गंदी आदत मत डालो।" तो ये छोटी-छोटी बातें और बहुत महत्व रखती हैं। उसको क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, ये सब संस्कारों में ही आता है। और अभी तो बच्चा बोलने भी नहीं लगा है पूरा-सा, तो जब बोलने लगेगा तो और भी बातें उसको भी सिखाई जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे की जो नन्ही उम्र है, 6 महीने का जो शिशु है, जो अभी अभी तो ये मतलब डायपर में ही होते हैं बच्चे 2-2 साल तक, और अभी दूध पीते बच्चे हैं। माँ की याद आ जाती है तभी, चलो हमको दूध पिला। तो समझती सब है। तो आजकल के जो आधुनिक बच्चे, मैं कहती हूँ कि आजकल सबको कि रोबोटिक बच्चे हैं, जो एबीसीडी के संचे होते हैं या ऐसे गोल शेप के कलरफुल रिंग्स होती हैं, वो हम लोग भी इतनी जल्दी नहीं जमा सकते, जबकि हमारी आँखें हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वो बच्चा इतनी जल्दी, तो इसके हिसाब से अब जो बच्चे भगवान की दुनिया से आ रहे हैं, बहुत कंप्यूटराइज़्ड बच्चे आ रहे हैं। तो इस ज़माने में बहुत ज़रूरत है कि उनको एक सही दिशा अच्छे से दी जाए, और माता-पिता के अलावा घर में जो परिजन हैं, वो भी उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और अभी मैं, क्योंकि इनके घर में कोई रखने वाला नहीं है, तो मैंने कहा महीने भर के लिए कम से कम यहाँ पे रहेंगे साथ में, तो हम भी बच्चे का लाड लड़ा सकेंगे, और जो कुछ भी सिखाया जा सकता है, वो सिखाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि 6 महीने की उम्र से 7 महीने की उम्र से बच्चे को सिखाना चालू कर देना। बिल्कुल सही आदरणीय, आपने सही कहा कि बच्चों को संस्कार देना माँ-बाप का कर्तव्य होता है। यहाँ पे एक कुछ वाक्य मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल जैसे कहीं-कहीं पे सभ्यता और संस्कार को एक बहुत मुश्किल सा कोई टॉपिक समझा जाता है कि जिस पे बुजुर्ग लोग कुछ भाषण देंगे, हमें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक आसान शब्द दे दिया जाए, जीने की राह। तो संस्कार और सभ्यता शब्द को मैंने जीने की राह दे दी है, क्योंकि इन्हीं राहों पे चल करके हमारा जीवन या हमारे बच्चे का जीवन आगे विकसित होगा। और जहां तक संस्कार की उम्र होती है, तो हम सभी ने सुना होगा अभिमन्यु का, अर्जुन के पुत्र का, कि जब वो अपने माँ के गर्भ में था, तभी उसने चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, क्योंकि अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदन बताना सुनाना शुरू किया। लेकिन एंड में निकलेंगे कैसे वो नहीं सुन पाए, जो अभिमन्यु जिसमें कामयाब नहीं हो सका। तो संस्कार तो माँ के गर्भ से आज ही नहीं, हमारी जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति रही है, उसमें भी कहते थे कि प्रेग्नेंट लेडीज को अच्छी बातें सोचना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे के संस्कार अच्छे हों। तो माँ के पेट में आने के पहले से ही बच्चों में संस्कार शुरू हो जाता है। और संस्कार को एक ऐसी अलग चीज नहीं है जो हम कहीं से ला करके डालते हैं या सिखाते हैं। हम जो है, हमारे बच्चे हमें देखते हैं और वही करते हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया तो आदरणीय कि फिर मैं जी, ये बात कहना चाहूँगी कि जी, बच्चे जैसे घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, तो एकदम, अभी अभी मेरी दोस्त आई हुई थी, तो एकदम बिल्कुल झुक कर के गर्दन को झुका के प्रणाम, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब सिखाते हैं तो सीख जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे बिल्कुल। कहते हैं ना, आज अभी आपने कहा ना कि कच्ची मिट्टी का घड़ा है, आप जो सिखाएँगे वो जल्दी सीखते हैं। तो बिल्कुल बच्चे जल्दी सीखते हैं, और और सिखा आरती करके नहीं, होता है हमारे तो अप एकदम जी, जी। बहुत अच्छे हाँ से, जी। आरती जब वक़्त होता है, आरती होती है नहाने के बाद में, तो वो एकदम से विधिवत रूप से आरती करती है, हुँ। जय महादेव, ये सब करना होता है उसको। तो ये जी, बहुत जी। अच्छा लगता है बच्चों के जी, साथ। जी, और तो यही जै एटमॉस्फियर है जो मिलना चाहिए बच्चों को, और बच्चे सीखते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए यशपाल जी, ठीक है, अभी नहीं आया। आदरणीय रचना श्रीवास्तव जी, आप अमेरिका में हिंदी भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित बहुआयामी साहित्यकार
शिक्षिका, पत्रकार, अनुवादक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता है। आप एली दर्पण चैनल, कुछ कहती हैं किताबें, यूट्यूब चैनल तथा कॉस्ट्यूम पत्रिका की संस्थापिका एवं संपादिका है। अनेक पुस्तकों की रचयिता है। प्रतिष्ठित साक्षात्कारकर्ता एवं सम्मानित समाज सेवी के रूप में आपने वैश्विक पहचान दिलाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे आदरणीय, क्या आजकल बच्चों की शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज कम हो रही है? यदि हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। तो सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहती हूँ। आपने एक प्रश्न पूछा मानसिक और शारीरिक। देखिए, मानसिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दिन वो युग है। जैसा कि अभी शकुंतला जी ने कहा कि रोबोटिक है, सब पहले से ही रोबोटिक बच्चे हैं। तो टेक्नोलॉजी का समय है, तो मानसिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है। रही बात शारीरिक विकास की, तो अभी बच्चे क्या हो गया है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो शारीरिक विकास जो है वो बहुत कम हो गया है। अभी हम तो हार्डली देखते हैं कि कोई बच्चे अरे चलो खेलने का टाइम हो गया। हम जब हम छोटे थे तो खेलना एक पक्ष था, बाहर जाके खेलते थे, किसी के आंगन में खेल रहे होते थे। तब ये इतना इलेक्ट्रॉनिक नहीं था शायद इसलिए। अभी है, तो हमको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि भई इलेक्ट्रॉनिक का युग है, बच्चे कंप्यूटर पे हैं, फ़ोन पे हैं, हम उसको नहीं नकारते कि भई ठीक है, बिल्कुल। कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलेगा। जी, बच्चे सारा काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, नहीं चलेगा। लेकिन उन दोनों के बीच में एक तारतम्य बिठाना है, एक सामंजस्य बिठाना है क्योंकि कहते हैं ना अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। तो अति तो किसी भी चीज़ की बुरी है। चाहे आप पूरा दिन खेलते रहें तो भी बुरा है, पूरा दिन पढ़ते रहें तो भी बुरा है। तो यहाँ अमेरिका में इन चीज़ों को थोड़ा-सा हमें ध्यान रख ट्रिकी है हमारे लिए क्योंकि हमारे पास मोहल्ला नहीं है, बगल में चले गए कि चाची का घर है, बगल में ताई है, कोई रह रही हैं, कोई बच्चे आपस में ऐसे इतना नहीं होता है, उसके लिए हमें एक मीटिंग फिक्स करनी पड़ती है, थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बच्चों को खेलने के लिए स्कूलों में जैसे हमारे यहाँ खेल का कुछ नहीं है भारत में, लेकिन यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा करिकुलर के तरह देखा जाता है। तो जब बच्चे कॉलेज के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, तो वो उस कॉलम में लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो उसके लिए वो खेलते हैं बच्चे यहाँ पे सॉकर खेलने जाते हैं जो कि हमारा फुटबॉल है, बॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं मतलब कोई एक स्पोर्ट्स कोई एक गेम करते ही करते हैं, ताकि वो फॉर्म में लिखने के लिए ही सही लेकिन करते हैं। जी, जी। धीरे-धीरे भारत में पीई थोड़ा कम होता जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है। बट यहाँ अभी भी चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल हो, चाहे वो मिडल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, तो एलिमेंट्री और मिडल में तो पीई कंपल्सरी एक सब्जेक्ट ही है। उसमें आपको ग्रेड मिलता है और उस ग्रेड की वजह से आपका जीपीए गिर भी सकता है, तो उसमें पूरी मेहनत कराते हैं। हाई स्कूल में अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ का एक कोई चीज़ लेनी है, चाहे आप अ ट्रैक लीजिए, कुछ इस तरह से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पे वो लोग भी रखते हैं और थोड़ा-सा हम माँ-पिता भी रखते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने ये कि स्कूल्स में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इंडिया में भी हम भी जब टीचर थे तो हमारे टाइम में भी गेम्स का पीरियड होता था या गार्डनिंग हमारे का समय पीरियड। में होता था, जी, जी। लेकिन अभी थोड़ा-सा नैतिक शिक्षा का भी एक जी, सब्जेक्ट था जी, हमारे हमारे में, टाइम हमें में अच्छे हम से लोगों ने याद है। पढ़ाया भी है। ये सब्जेक्ट जी, होता था नैतिक शिक्षा। और जी, जहाँ तक मेरा मानसिक और शारीरिक उससे सवाल है, तो हम पहले यदि परिवार जी, से चलते हैं, तो आजकल थोड़ा जी, मैं ये देखती हूँ कि परिवार में जैसे कोई थैला यहाँ से वहाँ उठा के रखना है, तो बच्चों से नहीं कहेंगे लोग। तो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं हुई बच्चे की। और मान लीजिए बच्चा खेल रहा है,
और वो कुछ करना चाह रहा है तो उसे अपने आप करने दीजिए, आप वॉच करिए। और जब प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में आएगी तो वो सोल्यूशन भी ढूंढेगा। तो ये सोल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी उसकी लाइफ को बहुत आगे ले जाएगा। तो जी। इस तरह से बच्चों में खेल कूद की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उस समय बच्चा टेंशन फ्री होता है, कितनी भाग दौड़ करता है, कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करता है। और कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर को जी। स्वस्थ रखने के लिए हम घर के छोटे मोटे काम तो नहीं, लेकिन ये वहां रख दो, वहां उठा लो, या अपना टॉय रूम ठीक कर लो, इस टाइप की चीजें हम कह सकते हैं। और बच्चों यहाँ को पे अमेरिका में तो वो करना ही पड़ता है क्योंकि जी हमारे पास नौकर चाकर नहीं जी होते। जी 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 हम इंडिया में अकेले है। कितना काम जी, करेंगे? जी, बच्चों का इंडिया में शरीर है तो ऐसा उतना रहता कि है। इंडिया में मैन पावर आराम से मिल जाता है, होता है। खैर दुबई जी, में भी मिल जी। जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी पेरेंट्स इन सब चीज़ों के बावजूद भी ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे कुछ करें, ताकि जब तक बच्चा थोड़ा थकेगा नहीं, नींद भी नहीं आएगी। आजकल मैं ये भी देखती हूँ कि बच्चा सो नहीं रहा है, मुश्किल से सुलाया जा रहा है। सोना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा थकेगा, उसे नींद आएगी, वो सोएगा। तो और कभी-कभी तो बच्चे को सुलाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, जो हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद रियलाइज़ करके, और उसके लिए हम यानी परिवार प्राइमरी पाठशाला जी, रिस्पॉन्सिबल है। और ये जी। चीज़ें हमने यदि बचपन से बच्चों में आदत डाली, या हम जो कर रहे हैं बच्चों ने हमें देखा और सीखा, तो आगे भी ये बच्चों में मेंटेन रहता है। ऐसा भी कहते हैं ना कि आपने 5 साल तक बच्चों को जो एटमॉस्फेयर दे दिया है, उस एटमॉस्फेयर का इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर लाइफ लॉन्ग रहता है। चाहे कितनी भी बिगड़ने की स्थिति आए, लेकिन वो नहीं बिगड़ता है। तो ये है कि इस तरह से हम बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और तो मैं फिजिकली भी एक जी बात कहना चाहूँ, जी मैं यहाँ पे ये एक बात कहना चाहूंगी कि हम माने ना माने, लेकिन 95% बच्चे जो हैं, चाहे मतलब साल भर का होते होते मैं सोचती हूँ मोबाइल स्क्रॉल करना सीख लेता है बच्चा। बिल्कुल और जब उनको खाना करना होता है तो उनको उनकी ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है कि फला आप चैनल लगाएंगे तो हम ये खाना खाएंगे, नहीं तो और बिल्कुल नहीं खाएंगे। और ये वाला चलाना है नहीं, नो नो ये नेक्स्ट, मतलब तो ऐसा करते आपकी बात पे एक बात यहाँ पे ये बोलूँ कि शकुंतला जी, इसमें माँ-बाप की गलती होती है। अपनी सहूलियत के लिए ही वो बचपन से, जब वो ये बताने लायक भी नहीं होते कि नो नो, उस समय भी आप अपनी सहूलियत के लिए भई लगा दिया, बच्चा देखेगा जल्दी-जल्दी खिला दो। तो ये आपकी हमारी गलती है, मतलब जी माँ-बाप की जी गलती है कि वो बिल्कुल उन्होंने माँ बाप बचपन की से ये गलती, बात और सिखा बच्चा दी। खाने का टेस्ट नहीं समझता है। वो क्या बिल्कुल, खा रहा है, उस बिल्कुल। खाने का टेस्ट कैसा है, अच्छा है बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि उसके पेट में जाना है, उसे खिला दो। तो वही मेरा बस मतलब जी। है कि एकदम क्लियर और खुला हुआ एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारी लाइफ जो भी एक्टिविटीज कर रही है, उसका एहसास हमें भी हो और हमारे बच्चे को भी हो। कुछ लोग ये भी जी। कहते हैं कि वही माए जॉब करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए। पेरेंट्स में दोनों जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब के बाद जो आपका टाइम बचता है, वो केवल फिर बच्चे के लिए होना चाहिए, न कि आप मोबाइल पे लेके घंटों तक मोबाइल पे रहें। ये बात मैं कहने वाली थी कि जी बच्चों को हम यहाँ दोष नहीं दे सकते केवल, क्योंकि बिल्कुल माता-पिता खुद इतना मोबाइल पे आजकल रहने लगे हैं कि यदि ये आप हो ड्राइंग गई। रूम में देखेंगे, मम्मी-पापा और 2 बच्चे बैठे हैं, चारों लोग के हाथ में मोबाइल है, पास होते हुए भी सब मोबाइल पे लगे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल गलती वो हमारी ही गलती है। जाने-अनजाने हम उनको यही सिखा देते हैं कि बच्चा ठीक है, मोबाइल पे हाँ रह लो। हाँ, वही तो मैंने कहा ना कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आपको एक वही छोटी सीखता सी है, खुद घटना बताऊं। उदाहरण बनना होगा, बिल्कुल खुद बिल्कुल उदाहरण बनना कि होगा। मैं कहीं ट्रेवल कर रही ये थी, तो कोई एक लेडी थी, उसके दो तो बच्चे थे। तो वो लेडी भी पढ़ रही थी, नौकरी वही के कुछ बच्चे भी पढ़ रहे थे। समय सीमित होता जी जी है। नौकरी के चलते मैंने प्रैक्टिकली देखा है, समय जैसे उनका सीमित हो गया कि इन आवर्स में ही वो उनको खाना खिला सकती, क्योंकि खाना तो माँ के हाथों से ही खाता है बच्चा। तो एक लिमिटेशन उस वक्त में उसको खाना खिलाना है, अब वो रोने बैठ जाएगा, वो तो खा वो तो कभी ले कभी भाई तो हमें तेरा वो कौन सा चीज भी कर कहने देनी का काम। चाहिए। कभी कभी तो 2 मिनट के लिए हम मोबाइल पकड़ा दे, ताकि चुप होकर के वो खाना खाने लगे। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक छेड़ करके उसको मोबाइल की आदत को कम कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि मैंने वो लेडी बताया बुक ना, पढ़ रही थी, दोनों बस- बच्चे जी आदरणीय, दोनों बच्चे भी किताब पढ़ रहे थे। तो एक महाशय जी आए ट्रेन में घूमते हुए, बहन जी आपके बच्चे तो बहुत लायक है,
देखिए बैठ कर के पढ़ रहा है। उसने बड़े प्यार से कहा, भाई साहब क्या कहें, आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। कितना सही एकदम जवाब सही था, बात। कितना सही जवाब था। और बच्चों से अच्छी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। और मेरी नजर में बच्चे कभी भी गलत नहीं होते हैं, बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं। हम ही शायद गलत हैं, जो बच्चे समझ नहीं पाए क्या गलत है क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आदरणीय यशपाल जी, यश आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार, कवि एवं पूर्व बैंक अधिकारी हैं। 37 वर्ष तक आईडीबीआई बैंक में सेवा देने के बाद आप उप महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए। कविता, गीत, गजल और दोहा विधाओं में आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्रकाशित रचनाकार यश यश जी, आपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड पोइट्री के माध्यम से साहित्य, स्वास्थ्य और विज्ञान का भी प्रसार करते हैं। तो आदरणीय, मन के आईने में आइए। क्या आप मानते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं? ऐसे में अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वागत है आपका। आपने जो मेरा परिचय कराया, धन्यवाद। एक तो सभी को, मैंने बहुत अच्छे चर्चा चल रही है और सबको मेरा प्रणाम और आपका आभार कि आपने मुझे मैं थोड़ा देर से आया, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, कहीं था तो मुझे, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया। चलिए, बात तो सब ठीक ही चल रही है, सभी लोग जानते हैं इस बात को और आपने मेरा परिचय कराया है। तो मैं जो है एक कविता आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा आपका रस परिवर्तन भी हो जाएगा और कहीं उसी बात को ये समर्थन भी करती है जो आप अभी कह रहे हैं। जी जी। वो ऐसा है कि चुप चुप है चाहे बोल रहा है, चुप है चाहे बोल रहा है, बच्चा हमको तोल रहा है। बिल्कुल सही। चुप है चाहे बोल रहा है, बच्चा हमको तोल रहा है, और कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, कुछ तो हम में झोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, कुछ तो हम में झोल रहा है। और ये हमारे अंदर का झोल है, ये दिखाई देता है कि बीपी और शुगर का लेवल पोल हमारी खोल रहा है। ये अंदर की तकलीफ है जो मतलब, तो कुछ कंट्रोल कठिन बच्चों, वैसे ही बच्चों पे कंट्रोल करना एक कठिन काम रहा है, हमेशा ही रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ कंट्रोल कठिन बच्चों पर और बिगड़ माहौल रहा है, और दोनों बातें हो गई। तो कुछ कंट्रोल कठिन बच्चों पर और बिगड़ माहौल रहा है, और मुट्ठी में दुनिया का कल्चर, जो सांस्कृतिक प्रभाव था पहले, वो परिवार में एक दूसरे से ट्रांसफर होता था। जी जी। अभी जो है वो परिवार का तो हो गया कम, क्योंकि ना चाचा ताऊ बुआ वो सब जो है, अब रिश्ते भी बहुत, और सब अलग न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, दादा दादी साथ नहीं है, तो वो एक्सपोजर तो हो गया बहुत सीमित। और जो बाहर का एक्सपोजर था वो बहुत ज्यादा हो गया। बाहर का एक्सपोजर पहले बड़ा लिमिटेड होता था, आप गली मोहल्ले में थे, उनके पास घूम लिए, कितना आप गांव में थे या आपका मोहल्ला था, कुनबा था, वहां रहते थे। अभी वो तो आपका एक्सपोजर हो गया एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो परिवार का एक्सपोजर है वो बहुत कम हो गया। तो वो जो बैलेंसिंग थी वो बिगड़ गई है, काफी डिसबैलेंस हो गया। अभी बच्चे पे बाहर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो मुट्ठी में दुनिया का कल्चर कर सब डावाडोल रहा है। मुट्ठी में दुनिया का कल्चर कब सब डावाडोल रहा है, और हर पीढ़ी की कोई उलझन। अभी पेरेंट्स को कमाना है या क्या करना है, उसके पास समय नहीं है, सबकी अपनी अपनी उलझने हैं। तो हर पीढ़ी की अपनी उलझन, कुछ तो डब्बा गोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इस पूरी व्यवस्था में। और आखिरी लाइन ये है कि बच्चे से पूछो तो जाने। ये वापस आवाज आनी शुरू हो गई है, किसी का तो नहीं ओपन खुला तो नहीं है ना किसी का? जी। हाँ, बच्चों से पूछो तो जाने, क्या बचपन अनमोल रहा है?
बच्चों से पूछो तो जाने क्या बचपन अनमोल रहा है। आप उस बच्चे को देखिए, अभी पहले तो अभी आप कह रही थी कि बच्चे तो माँ से ही खाते हैं, माँ से ही खाना खाते हैं। मुझे तो याद नहीं है, जो भी बचपन थोड़ा बहुत याद है कि हमें कभी हमारी माँ ने बैठ के खिलाया। जैसे ही बच्चे साल 2 साल के हो जाते थे, वो जिसके भी पास कोई खाना खा रहा उसके पास बैठ जाते थे, कुछ खा लिया, कुछ इधर खा लिया, कुछ उधर खा लिया। और जब थोड़े भी समझदार हुए तो घर में खाना बन गया, उन्हें पता है खाना ही है। क्योंकि सारा दिन कुछ खाने के लिए ऐसा नहीं होता था कि कभी कुछ खा लो, कभी कुछ खा लो, कभी ये खा लो, कभी घर में अवेलेबल ही नहीं होती थी उस तरह की चीजें। आपको सिर्फ एक टाइम पे है, तो खाना बन रहा है, भूख लगी होती थी, आप खाएंगे ही खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, ये अभी जो तो ये अभी जो तो सर ये है ना कि उसको तो लीची ही खाना है, चाहे 400 रुपए किलो आए। उसको जामुन ही खाना है, उसको अनार भी देना है, प्रोटीन भी देना है, उसको रागी का वो देना है। तो वो बच्चे उसको इतनी जब सारी चांदी का चीजें, स्पून लेके जब बच्चा बच्चे एक पैदा छोटा हो सा रहे हैं, बच्चा हाँ है, हाँ, तो इतनी सारी जो चीजें वो देने की कैसे एक ये साथ जो खा सकता है? पैम्परिंग है ना बच्चों की, जी उसका रीजन जी है। देखिए पहले 4-4 5-5 बच्चे होते थे, वो पॉसिबल भी नहीं था, और उनके अपने भी काम होते थे सब। अभी ठीक है, नौकरी करने लगी अब महिलाएं, पहले नहीं करती थी, लेकिन घर के कामकाज इतने ज्यादा होते थे, वो किसी नौकरी से कम नहीं थे, वो बहुत काम थे। हमें तो बिल्कुल याद है, सही, हमारी मदर बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ जाती थी और शाम तक जो भी, वो हमने तो कभी उनको फ्री देखा नहीं है। थोड़ी बिल्कुल देर के लिए सही कह लेट रहे थी हैं तो फिर उठ आदरणीय आप जाती थी, ये हाल कि था। तो बिजी जो तो कुछ भी है, लेकिन अब हमने, इस सारे को मैं बिल्कुल मैनेज करना है, और फिर ये हमें प्रायोरिटी देनी है कि बच्चे हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि बिल्कुल हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारा बच्चा ऐसा निकल गया, गलत लाइन पे चला गया। तो अल्टीमेटली तो क्या है, एक तो हमारा अपना बिहेवियर, अगर हम घर में रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह, तो बच्चा जो है संस्कार वो इम्बाइब बिल्कुल करता है। बिल्कुल हम बिल्कुल कहें कि आज कहते हैं कि आप माँ ने तो बच्चे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, आप क्या संस्कार देंगे? आप खुद संस्कारित तरीके से आपका व्यवहार है कि नहीं है, वो बच्चे ने देखना है और उसी को बिल्कुल सीखना है। बिल्कुल। ये तो ये बिल्कुल तो सही कह मतलब रहे हैं आदरणीय आप। क्या, संस्कार कोई लेने देने की चीज ही नहीं है, दिखने की चीज हाँ है। ये है। वो केवल दिखने की चीज है। तो लेने देने की बात करके हम उसमें क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं? एकदम सही कहा। और तो आपकी कविता तो जो बिल्कुल बच्चे जी बुजुर्गों की कहानियों से, उनसे जो थोड़े बहुत पिकअप करते थे चीजें, वो चीजें अब खत्म हो गई, क्योंकि आप कुछ और देख रहे हैं बच्चों को। अभी आज की डेट में जो हमारे स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, बड़े भी हैं, 10वीं 12वीं में हैं, 8वीं 9वीं में हैं, उनको सारे डिज्नी के कैरेक्टर्स का सबका इतिहास पता है, जो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल और उन्हें उन्हें अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ये सारे इम्बैलेंसेज हो गए हैं। अब इनमें हम मतलब स्कूल की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, घर की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, और हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए कि भाई बच्चा हमारी प्रायोरिटी है, बिल्कुल वो बिल्कुल। एक झंझट नहीं है जिसको किसी तरह टालना है। तो ये सारी चीजें हमें सेल्फ करेक्शन कुछ तो करने पड़ेंगे, नहीं तो ये वाकई स्थिति गंभीर है। तभी और तो ये स्थिति जब तभी तक, तो हम मन के आईने में झांकने आए हैं। अपने मन के आईने में हम झांक करके देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय आप जी। जी जी जी, तो आप आगे बढ़ाइए बात। हाँ, तो इस तरह से। और एक चीज, जैसा कि हम ये सोचते हैं कि बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, तो मेरी समझ से बच्चा कोई कंट्रोल करने की चीज नहीं है, या बच्चा कोई बिगड़ने की चीज नहीं है। आपने देखा होगा या सुना होगा, कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे को डांट दिया कस के। बच्चे के दिमाग में जो क्वेश्चन हुआ ना कि मुझे क्यों डांट पड़ी, उसने तो नहीं समझा कि मैंने क्या गलती की और मुझे डांट पड़ी। तो सबसे पहले आपने यदि डांटा है, तो थोड़ी देर बाद उस बच्चे से खुद पूछिए कि बेटा या बेटी, मैंने क्यों आपको डांटा। बच्चा अपने आप बताएगा कि मम्मी पापा हमसे ये गलती हुई है। तो उसके दिमाग से जो एक नेगेटिव बात जो थी, जो वो निकल गई। वो नेगेटिव नहीं सोचेगा, उसको समझ में आएगा कि मेरी ये गलती है, इसलिए हमें डांट पड़ी है। तो और आप जैसा अभी आपने यशपाल जी ने कहा, प्रायोरिटी ऑफ वर्क, ये तो मैं लाइफ के हर मोड़ पे, हर क्षेत्र में कहती हूँ। काम तो बहुत है, काम तो किसी के पास कम नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी ऑफ वर्क के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। मतलब बच्चे की देखभाल करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि उसी के ऊपर भविष्य निर्भर करता है, उसी के ऊपर देश निर्भर करता है, और उसी के ऊपर तमीज और तहजीब निर्भर करती है। चलिए, टॉपिक सब इतने सारे हैं, फिर भी मैं मैं आगे मैं जी अमृत जी, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अभी अभी का देता हूँ। जी ये कार्यक्रम का समय था, लेकिन आज घर में कोई नहीं है, मुझे बच्चे को लेके जो है गार्डन में जाना था।
जी वो अभी किसी भी चीज के आगे वो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। मैं गया वहां पे 7:10 हुए तो मैंने उसको कहा कि अब वो 5 साल का है। मैंने कहा बेटा मेरा तो प्रोग्राम है वैसे तो आज। तो कहने लगा कब है? मैंने कहा वो शुरू हो चुका है। कह रहा आप जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाऊंगा। तो वहां पे एक अंकल थे, उनको उन्होंने कहा कि अंकल मुझे छोड़ देंगे। तो मतलब ये है कि बच्चे भी समझते हैं जब वो देखते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ मतलब आपको डांट फटकार के ही करना है। हाँ, और तो क्या, वो जरूरी नहीं है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। मतलब जी डांटना तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए कि हम बच्चों को डांटे। पहले खुद से पूछे हम क्यों डांट रहे हैं, खुद से सवाल नहीं, करें कि कभी हम क्यों कभी डांट रहे हैं। जी कभी कभी बच्चों को डांटने में ऐसा भी हो जाता है डॉक्टर के कई बार हम जो है मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उनको डांट देते हैं। मतलब एक जो है ना सेंस ऑफ प्रोपोर्शन वी और लूज, क्योंकि डांटने के हमारे बाद उन्हें जरूर समझाएं कि क्या हुआ अपने था। अंदर का जो जी अपने अंदर का जो एंगर है ना उसको उसको बच्चे पे निकाल देते हैं कई बार, जो जो वो डिजर्व भी नहीं करता। हाँ, कहते हैं ना कि खैर आगे बढ़िए। अपनी नाकामयाबी हम बच्चों पे उतार देते हैं, ऐसा भी जी होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा बच्चे आदरणीय मार खाते आपने। हैं, जिससे जी क्रिकेट का मैच टीम हार जाए बच्चे पिट जाते हैं उस चक्कर में। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर नितेश शाह जी, आप दिल्ली प्राइवेट स्कूल शारजाह हिंदी विभागाध्यक्ष, 22 वर्षीय डीपीएस भारत, दुबई और शारजाह में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। आप लेखक, कवि, मंच संचालक, प्रेरक वक्ता तथा हिंदी भाषा के समर्पित प्रचारक हैं। लेखनी संवेदनाशीलता, सामाजिक सरोकार और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को सशक्त अभिव्यक्ति देते हैं। तो आदरणीय, आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिक और मानवीय मूल्यों को शामिल करने के लिए क्या उपाय आवश्यक है? नमस्कार मैम। सर्वप्रथम तो अमृत मैम का बहुत साधुवाद कि इस मंच से मुझे जोड़ने का अवसर मिला। इतने सुधी वक्ता यहाँ पर यशपाल जी जैसे, रचना जी और शकुंतला जी के साथ सहयोग मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर मिला। देखिए मैं ले जाना चाहता हूँ वैदिक काल में। सो वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी और उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें मुझे एक बात हमेशा मतलब इतनी अच्छी लगती है कि वो जो राजकुमार लोग होते, राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को आश्रम में भेज देते थे, जबकि उनके यहाँ इतनी सहूलियत होती थी, फैसिलिटीज होती थी, फिर भी वो उन्हें उतना मशक्कत करने के लिए जंगलों में उन आश्रमों में रखते थे ताकि वे वहाँ कुछ संस्कार, वहाँ शारीरिक और मानसिक और हर तरह का डेवलपमेंट उनको हो सके। और नो डाउट वहां पर उनका हर तरह से आश्रम में रहने वाले जो शिक्षक गुरु होते थे वो उनको वो शिक्षाएं देते थे। लेकिन एक बात जो है वो वैदिक शिक्षा की मुझे बहुत प्रभावित करती है, वो ये है कि वहां पर आध्यात्मिक की शिक्षा होना बहुत कंपलसरी था। चाहे बालक कितना भी कुछ सीख ले, धनुर्विद्या सीख ले और बाकी जो भी राजनीति सीख ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं सीखता था और उसमें पास नहीं होता था तो आश्रम के लोग उसे समाज को सुपुर्द नहीं करते थे उस बालक को। आज ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हम कहते हैं कि नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन उसका वेटेज सरकार की ओर से, विद्यालय की ओर से बहुत कम होता है। क्योंकि मैं इतने सालों से शिक्षा में हूँ, शिक्षण के कार्य में हूँ, तो वो जो मॉरल एजुकेशन है वो कहीं दबी रह गई है। और बाकी की जो एजुकेशंस हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशंस हैं, वो जो है वो ज्यादा उनका तवज्जो दी जाती है। तो जिसके कारण से बच्चे संस्कार, तो अब अगर कोई पीसीएम ले रहा है, कोई पीसीबी ले रहा है, किसी को कुछ और करना है, तो उसका डाइवर्जन ही ऐसा कर दिया गया है कि वो ओनली और ओनली कैरियर को फोकस करके और शिक्षा लेते हैं। लेकिन वहां पर जो सर्वांगीण विकास उसका नहीं हो पाता है। विद्यालय भी हैं तो कुछ अपने व्यापारिक विद्यालय हो गए हैं या जिस तरह का रहता है, तो वहां पर वो सब चीजें अब उपलब्ध नहीं हो पाती जैसी पहले थी। सो नैतिक शिक्षा का दायित्व पहले के जमाने में दादी और नानी का हुआ करता था, क्योंकि बच्चा दादी और नानी के पास कहानियां सुनता था और वो जो नैतिक शिक्षा की कहानियों का जो असर पड़ता था उस बच्चे के जीवन में और उसके लाइफ लॉन्ग विकास में, वो बहुत प्रभावकारी रहा था।
मतलब मैंने अपने बचपन में भी अपनी दादी से और नानी से जो कहानियां सीखी और सुनी है, वो मुझे आज भी याद हैं, और उसका मेरे जीवन में, मेरे थिंकिंग प्रोसेस में बहुत प्रभाव पड़ा है। तो ये चीज चूंकि अब एक न्यूक्लियर फैमिली जैसा यशपाल जी साहब ने कहा कि अब परिवार अपने डब्बे जैसे घर हो गए हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, लोगों के पास समय नहीं है, ना पिता के पास समय है, ना माँ के पास समय है। जो समय बचता है वो बाकी का, जो घर में इतना बड़ा जो बुद्धू बॉक्स है जिसे हम टीवी बोलते हैं, वो टीवी ले लेता है। तो फिर वो कहाँ टाइम बचता है कि जो है संस्कार उनको नैतिक और बाकी की शिक्षा का एजुकेशन जो है वो दिया जा सके। तो मैंने दुबई में 10 साल, मुझे आज 11 साल हो गए दुबई रहते हुए। मैं जब दुबई में गया था, जयपुर से जब मैं दुबई गया था, तो मेरी बच्चियां छोटी छोटी थी, 4 साल की, 5 साल की थी। दुबई में जाने के बाद मैंने घर में टीवी नहीं रखा, और आज तक मेरे घर में टीवी नहीं है। जबकि मेरी बच्चियां जो हैं, उन दोनों बच्चियों को भी मैंने यूट्यूब चैनल बनवाया, वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। मैं अपना एक इजी हिंदी नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूं। मैंने उनको एक ही बात कही कि बच्चों जो है, आप अपना टाइम ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करने में लगे कि लोग आपको देखें, ना कि आप लोगों को देखकर अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल तो ये चीज जो है वो हमारे परिवार में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में बनती है। वहां रह करके चाहते तो हम चकाचौंध में हम भी मस्त हो जाते और बच्चों को भी उसी वे में कर सकते थे, लेकिन चूंकि बच्चे माँ बाप को ही अनुसरण करते हैं, उनके सामने तो आदर्श वही होते हैं। तो जैसा हम करते हैं घर में, वैसा ही बच्चे जो है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और ये मैंने अपनी दोनों बच्चियों के साथ देखा है। और हमने जो सेक्रीफाइस किया है, माँ बेटी ने, मतलब माँ हस्बैंड वाइफ ने, जिस तरह से हमने उनको संस्कार दिए हैं, और एजुकेशन के मामले में चाहे नैतिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, हमने कहीं भी किसी कसर में, मतलब कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो एक जागरूक पेरेंट, एक मतलब कह सकते हैं कि सिंसियर जो पेरेंट है, जिस जैसा यशपाल जी ने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को इस तरह का माहौल दें, माहौल क्रिएट करें। अगर आप बहुत बड़ा स्क्रीन लगा देंगे घर में, और आप तो चले गए, और बाद में वो बच्चे जो है कौन सा सीरियल देख रहे हैं, किस टाइप का मटेरियल देख रहे हैं, वी डोंट नो। और उसके कारण से जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज मैं कई घरों में जाता हूँ, कई अपने रिश्तेदारों में, और सब जगह देखता हूँ, तो मुझे वहां छोटे छोटे बच्चे हाथ में जो है वो मोबाइल लिए हुए देखे जाते दिखते हैं। और माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची जो अमृत है जी, आप भी अपना वो माइक सब म्यूट कुछ कर करना लीजिए। जानती है। जबकि ये चीज उनके लिए नुकसान अमृत है। जी, डॉक्टर्स कहते हैं कि 15 आप साल अपना से माइक पहले जो म्यूट है, कर लीजिए। अमृत जी, 15 आप साल अपना से माइक म्यूट पहले कर लीजिए। तक उनको मोबाइल दिया ही नहीं जाए। आज इवन यूएई और ऐसी कई कंट्री हैं जिन्होंने सोशल मीडिया 15 से 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन कर दिया है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें जो है वो मायने रखती हैं। और अगर हम अपने घर से, शुरुआत अपने घर से ही करें, हर माँ बाप ये बीड़ा उठा लें, हर एक छोटा परिवार है तो वो ये बीड़ा उठा ले कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, उनको धार्मिक और नैतिक शिक्षा का दायित्व हमारा है। हम विद्यालय के भरोसे, हम सरकार के भरोसे, या हम और बाहरी माहौल के भरोसे रहेंगे तो कभी वो संभव नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत हमसे ही वही होनी सही चाहिए। बात है कि हाँ। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर हम अपने घर से वो शुरुआत करें, तो कम से कम हमने अगर अपने बच्चों को दी, तो वो बड़े होके जब उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो उनको देंगे। तो इस तरह यस। से हम उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हो जाएंगी। तो बिल्कुल और सही ये आपने विदेश कहा। में रह के ये काम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम एटलीस्ट अपने परिवार से तो शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल हर बिल्कुल त्योहार मना सकते हैं, इवन मैम आरती आप कर माने सकते नहीं, हैं। हम होटल फोर्स का करने की खाना भी जरूरत हम नहीं है बच्चों को। महीने आप में कहते सिर्फ आपकी एक। आवाज कहते नहीं हैं आ ना, रही है नीतीश हम जी। सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम पहले अपने आप को ही क्यों ना सुधारें। आपको मैं बताऊं, यस मैम। मैंने दूरदर्शन ही मेरे घर में था, टीवी में कोई चैनल मैंने नहीं लगवाया था, क्योंकि मेरे 3 बेटे और 1 बेटी थी। और जब मेरे बेटे का, छोटे बेटे की भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, तो जब वो खुद आया तो उसने तो वो लगवाया कि मम्मी आपने बहुत सेक्रीफाइस कर दिया, अब आप टीवी देखिए, इतने सालों तक आपने नहीं देखा। तो मैंने कभी नहीं लगवाया, और कभी ना मेरे बच्चों में ये शौक है, ना मेरे में कभी ये शौक रहा, क्योंकि मैं तो उस चीज को सोचती हूँ ना कि हम आज जो पढ़ रहे हैं, आज हम जो पेपर देंगे, इसका रिजल्ट कल डिक्लेयर होगा। तो इसका रिजल्ट कल कैसा डिक्लेयर होगा वो मैं उस पे सोचती हूँ, और रिजल्ट कैसा हो जी, इसके लिए मैं आज कोशिश करती हूँ, और ये हम ही अब कर हम सकते यहाँ हैं। पे ये
प्रॉब्लम सिर्फ अभी टीवी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जितनी भी पढ़ाई है, मैं यहाँ अमेरिका की बात कर रही हूँ, जितनी भी पढ़ाई है वो सब कंप्यूटर पे है। बच्चों के होमवर्क असाइनमेंट से लेकर के, क्विज़ेस से लेकर के, स्टडी मटेरियल से लेकर एवरीथिंग कंप्यूटर पे है। उसमें बच्चा कब टैब स्विच करेगा, बिल्कुल, आप बिल्कुल। नहीं जान पाएँगे। इसीलिए तो आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, साथ में बच्चे को पहले ही ये धीरे-धीरे जब तक वो इस कंप्यूटर के युग तक आए, मतलब कंप्यूटर पे अपना होमवर्क करने के युग तक आए, उसको तब तक ये अपने आप ही पता चल जाए कि उसको किस समय क्या करना है। स्वतः अगर वो खुद को रोकेगा तो ही रोक सकता। आप 24 घंटे निगरानी नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और चीज़ यहाँ पे होने लगी है कि जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सर्टेन डिवाइस पर एक समय के बाद इंटरनेट वो बंद कर सकते हैं। आपके फ़ोन पे चलेगा या आपका अगर मान लीजिए ऑफ़िस का काम है आप कर सकते हो, लेकिन सर्टेन डिवाइस पे जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी बेटी का कंप्यूटर है, तो अगर हमने एक रूल बना दिया कि आपको जो काम करना है, आपको 11 बजे तक खत्म कर लेना है। हुँ। उसके बाद इंटरनेट बंद हो जाएगा आपके डिवाइस पे। ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे तक पढ़ाई कर लिए, उसके बाद आप अपने फ़ोन पे या कंप्यूटर पे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है उसको जी, रोकने जी। का। अभी हमारे स्कूलों में क्या किया गया है, मैं मिडल स्कूल में हूँ, जहाँ पे 6 से लेके 8 तक, 6, 7, 8 3 ग्रेड के बच्चे हैं। पहले फ़ोन ने इतना सत्यानाश मारा था और कंप्यूटर पे जो हम बच्चे खेलते नहीं थे। अपना लंच टाइम हुआ तो भी वो खा रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। अब क्या किया गया है कि बच्चों को एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जी। आप स्कूल में घुसते नहीं और ही आपका फ़ोन इसी आपके तरह बैग में से चला जिस जाएगा। चीज़ की जहाँ जितनी ज़रूरत है, वो चीज़ उतनी ही प्रोवाइड की जाए। आप ये बिल्कुल जी, सही कह रही हैं। तभी तो इसी उसको रोक हिसाब से दिया गया चीज़ें है कंट्रोल होंगी, बिल्कुल, तभी कंट्रोल होगी। और और पूरे देखिए दिन आप हमारे पढ़ेंगे। हमारे मंच के उस पास इतने श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं और सबकी प्रशंसा कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे शब्दों से सबको उत्साहित कर रहे हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आदरणीय। जेके सूरी जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत सत्कार आपका। अनिरुद्ध चक्रस्कर जी भी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय आपका। सार्थक चर्चा चल रही है, लिख रहे हैं आप। क्या बात है! बच्चा हमको तोड़ रहा है। बहुत सुंदर आपकी कविता लगी सभी को आदरणीय। जयप्रकाश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वाह-वाह लिख रहे हैं और बहुत ही सार्थक परिचर्चा चल रही है। किरण भट्ट जी भी जुड़ी हुई हैं, शानदार कार्यक्रम लिख रही हैं। बहुत स्वागत आपका आदरणीय, बहुत ही स्वागत है। जय अनिरुद्ध चालुस्कर जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार करती हूँ मैं और वंदन अभिनंदन करती हूँ और चाहूंगी मैं कि अंत तक आप सभी जुड़े रहें हमारे मंच से और इसी तरह से प्रोत्साहन देते रहें। और घड़ी भी टाइम बहुत कम बता रही है, तो हम नेक्स्ट राउंड पे मैं चलती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक एक मिनट का ही लाए आंसर, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि नेचुरली टाइम बहुत कम पड़ जाता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मन के आईने से झांककर बच्चों का व्यक्तित्व गढ़ना, उनके भीतर की गुण भावनाएं और संभावनाएं पहचानना है। उन्हें संस्कार, संवेदना और आत्मविश्वास देना ही उनके व्यक्तित्व का सच्चा निर्माण है। जब बच्चा स्वयं को समझता है, तभी उसका व्यक्तित्व उज्जवल, संतुलित और समाज उपयोगी बनता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसको एक्सप्लेन करिए कि क्या गलत है और इस चीज को समझे, तभी उस अपनी गलतियों को मानता है और आगे बढ़ता है। जहां तक बच्चे को पूरी तरह समझ में ना आ जाए, तब तक आप उसको उसके दिमाग में ये बात डालती रहिए। जरूरी नहीं कि बच्चा एक दो बार में ही समझ जाए। जिससे आमंत्रित अभिभावकों से कुछ और जानना चाहेंगे। दूसरे राउंड में हमारे सभी दर्शक आप सभी से एक एक करके ये जानना चाहेंगे आगे की टॉपिक्स के ऊपर आपके क्या विचार है। आदरणीय शकुंतला शरुपरिया जी, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करने में कैसे योगदान देती हैं? केवल 1 या 2 मिनट में आदरणीय, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है ना आपको?
आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए आदरणीय। हो गया। जी जी। मैं कहूंगी कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसमें हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है दीदी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। वो जैसे दूसरे संस्कार सिखाते हैं वैसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी है। और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चे हर चीज को बहुत जल्दी इन दिनों जो बच्चे मैंने जैसे कि बताया कि बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही ग्रास्पिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है। जरा सा इशारा किया और हर बात को वो ले लेते हैं। जैसे मैं अपनी बच्ची का ही उदाहरण दे रही हूँ, तो वो नृत्य करना जानती है, राजस्थानी नृत्य करती है। गाने को अगर हम गा के सुनाते हैं तो वो भी उसको फॉलो करती है। अभी बहुत छोटी मासूम बच्ची है, 1.25 साल की। तो हम लोग बहुत आश्चर्य करते हैं कि इसने मतलब कैसे ऐसा अभी राजस्थानी डांस बहुत अच्छे अच्छे उसमें एआई से भी बन के आ रहे हैं। तो वो एकदम से उसी स्टाइल में। और आपको खास तौर पे बताना चाहूंगी कि जब मैं अभी पूना में इनको लेने की गई थी, तो वहाँ हम लोग मैं कहती थी बच्चों को कि तुम लोग 9 बजे तक उठते हो, बहुत देर से उठते हैं, और तुम लोग योगा करो मेरे साथ में। तो सबको बिठा के और जैसे टीचर सिखाता है वैसे वो योगा उनसे भी करवाती है। पूरा अनुलोम विलोम वगैरह पूरा नाक में हाथ लगा के पूरा वो इतना छोटा बच्चा कैसे कर लेता है, मैं आश्चर्य करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि सारे ही बच्चे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा बच्चा ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि अपन ने भी दुनिया इतने 8-60 साल की उम्र हो गई है। तो ऐसे बच्चे मैंने कम ही देखे हैं। और आसपास के वातावरण को सबको नमस्ते करना जैसा भी अपन कहते हैं वैसा बच्चा फॉलो करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आजकल के बच्चे न केवल अपनी संतान की भी बहुत क्योंकि एक आध सी संतान होती है। और मतलब सौभाग्य से ये अभी अभी 8 साल बाद हुई है, तो एकदम से नैनो का नूर है, हमारा भी और उनका भी। तो वो बच्चे को इस तरह से परवरिश करते हैं कि जिस पे उसने मतलब थोड़ी मुस्कान भी कर दी तो वो चीज उसको हाजिर करते हैं। वो अलग बात होती है, लेकिन वो बच्चा जो हर चीज को सीखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सोचती हूँ कि जी जी इन आदरणीय। दिनों जी आदरणीय, आप उम्मीदें बिल्कुल हैं। सही कह रही हैं। आजकल के बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। कहते हैं ना, 1 साल से लेकर के 5 साल तक, 5 साल तक के बच्चे 300 टाइम्स उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो जितनी जल्दी वो जो भी देखते हैं उसको तुरंत सीखते हैं। तो इसीलिए हमें धार्मिक और सांस्कृतिक अपनी परंपराएं भी उन्हें दिखाएं, ताकि वो देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय यशपाल सिंह जी, स्कूल में भी एक पीरियड जीवन की राहें सिखाने की होनी चाहिए। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ रिपीट जी। रिपीट करिए, क्या कहा आपने? स्कूल में भी एक पीरियड जीवन की राहें यानी अच्छी आदतें, सभ्यता या संस्कार सिखाने की होनी चाहिए। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, डेफिनेटली ये तो हम प्रभाव भी देख रहे हैं इसका। अभी हम तो हिंदुस्तान में हैं, आप तो चलो जो अमेरिका में रचना जी रहती है वहां तो माहौल अलग है। लेकिन यहाँ पे तो ये सिस्टम ही है कि आदमी गली में निकले वो कुछ भी कहीं भी फेंक देता है। बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो ये जनरेशन है, जो हमारे बच्चे अभी आगे हैं, कोई मेरी पोती है 10वीं में है, ये ग्रैंड सन है, ये तो 5 ही साल का है। अगर हम छोटा पेपर भी कहीं फेंक देंगे तो हमें रोकते हैं कि नानू ये क्यों फेंका, दादू ये आपने क्यों फेंका। तो ये जो टीचिंग्स है इनका प्रभाव तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको तो मतलब बात ये ना कि तो आप कितनी बार उसको कह रहे हैं तो बच्चे को जहन में चली जाती हैं बातें। तो इसका प्रभाव ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी चीज ये है कि खाली कहने से नहीं, हमारा अगर टीचर बता तो रही है मत फेंको, लेकिन बाहर निकलते अगर वो खुद फेंक रही है तो फिर बात वहीं की वहीं कैंसिल होगी, बल्कि उसका उल्टा बिल्कुल। प्रभाव पड़ गया। तो दोनों ही चीजों का प्रभाव पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट हैं। बच्चा खाली सुन ही नहीं रहा, बच्चा देख ही रहा है और बिल्कुल देख ज्यादा बिल्कुल। रहा है। तो और ये सुनने से बात ज्यादा वो देख करके सीखता है। देख सुनने से ज्यादा वो देख करके सीखता है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने कि घर का माहौल, यहीं पे हम कहेंगे घर का माहौल जैसा होता है, हमारे बच्चे अपने घर को ही बाहर निकल के एक्सप्लेन करते हैं।
हम कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम कैसे, हम ही बच्चा ही क्यों, हम भी जहाँ जाते हैं हम अपने घर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सभ्यता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, और स्कूल में भी ये आदतें होनी चाहिए, और वही टीचर, वही शिक्षक कहीं अपने घर या बाहर ये ना करे। आप ध्यान रखिएगा, हम फॉरेन कंट्री में है, दुबई में है, कोई इतना सा रैपर भी कहीं इधर उधर नहीं डाल सकता, और यही रहने वाले कुछ लोग आज भी इंडिया जाते हैं तो कहीं भी कुछ डाल देते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? तभी तो मैं कहती हूँ कि अपने मन के आईने में झांकिए, बच्चे को दोष मत दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़ते हुए आदरणीय रचना श्रीवास्तव जी, तकनीक और सोशल मीडिया में इस युग में बच्चों को संयम और मर्यादा का पाठ कैसे सिखाया जा सकता है? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं लगभग दे ही चुकी हूँ कि थोड़ा-सा कंट्रोल ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को छोड़ दिया वो सीख ही जाएगा। जिसका एग्ज़ाम्पल हमने मेरे स्कूल में देखा कि जब वो इस फ़ोन, अभी आधी रह गई थी बात, उसी को पूरी कर देती हूँ। फ़ोन जब उसका ये नियम बन गया कि आपको बैग में रख देना है और जब आपकी छुट्टी होगी तभी आप अपना फ़ोन निकाल सकते हैं। बीच में यदि आपका फ़ोन निकला और पकड़े गए तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं। पहले आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, फिर आपको आपको 1 हफ्ते स्कूल में फ़ोन नहीं लाना रहेगा, फिर आपको फ़ोन लाना पूरी तरह से मना कर दिया जाएगा। उसका परिवर्तन ये हुआ कि लंच टाइम में जब मैं कभी बाहर निकलती थी, पहले तो सब बच्चे फ़ोन पे लगे हैं या कंप्यूटर पे लगे हैं, खेल रहे हैं और खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, टिफ़िन छोड़ दिया, ऐसे हो रहा था। लेकिन जब ये मना हो गया कि कोई, स्पेशली लंच टाइम में तो आप अपना कंप्यूटर भी नहीं निकाल सकते, होमवर्क भी नहीं कर सकते। अगर कोई होमवर्क बच गया है, तो नहीं कर सकते हो आप, कंप्यूटर ओपन ही नहीं करना है। इतना परिवर्तन दिखा, यकीन मानिए, अब बच्चे अपना खाना जल्दी-जल्दी फिनिश कर लेते हैं और जाके फील्ड में खेल रहे होते हैं। जी जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, एक-दूसरे के पीछे ही भाग रहे हैं। बट लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया से दूर हैं। और बिल्कुल। ये थोड़ा-सा फ़ोर्स जो है वो इतना इतना पॉज़िटिव आया कि अब उनको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब हमने मना कर दिया तो वो फ़ोन की उनको ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उनको लग ही नहीं रहा है कि हमें फ़ोन निकालना है। हो सकता है शुरू में 1-2 दिन उनको परेशानी लगी हो, लेकिन अब उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है। अब दे आर वेरी रिलैक्स, जी अपना पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, वो समझ गए ना कि हमें इतने समय के लिए ही देखना है, और हम वही छुप बात के भी घर नहीं पे कर भी सकते। लागू करनी है। जी जी जी, तो वही जी, वही मेरा भी बात यही घर पे कहना लागू है करनी है। कि डिसिप्लिन का नियम बनाना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत कुछ ज़रूरी है। पेरेंट्स ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, बच्चों को अपने आप जीने दीजिए, बच्चों को वो मुझे ना मत करिए, कोई चीज मना नहीं करिए। मैं कहती हूँ क्यों भाई, फिर तो हम बैंक में पैसे रख दें, बच्चा बैंक के पैसे से पढ़े लिखे और एक सभ्य इंसान बन जाए, फिर क्या जरूरत है, हमारी पेरेंट्स की क्या जरूरत है फिर? तो ऐसा नहीं हो थोड़ा-सा सकता है। डिसिप्लिन, हाँ, खुद को भी डिसिप्लिन जी, करना है, या वो खुद बच्चे को अपने आप सीख डिसिप्लिन जाएँगे। करना अगर है। आप जी, आप डिसिप्लिन जी, है, बच्चा अपने आप डिसिप्लिन हुआ। तो जी, ये मतलब वही है, हम जैसे हैं वैसा ही हमारा परिवार बनेगा, यही सच है। करेक्ट, और उसके बाद करेक्ट। स्कूल और बाहर जब और वो कहते हैं ना कि 5 साल तक बच्चे ने जो सीख लिया लाइफ लॉन्ग उसको नहीं भूलता, और ये फैक्ट है। वही, मतलब यहाँ बाहर रहने पर मतलब मैं ये कहूँगी कि थोड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे दूसरे कंट्री के बच्चे भी हैं। तो वो कौन-सा संस्कार लाए हैं, तो हमें अपने बच्चों को वो संस्कार बताना पड़ेगा कि ये आपकी रेखा है बेटा या बेटी, ये आपकी लाइन है। आपको अपनी चीज़ों पे प्राउड होना पड़ेगा। अगर हम अपनी चीज़ पे प्राउड नहीं है, तो बच्चे भी उस पे प्राउड नहीं होंगे। बिल्कुल उनको बिल्कुल लगेगा अरे ये क्या? कि अरे ऐसे कपड़े नहीं पहनो, अरे ये इतना नहीं, हमें अपने संस्कारों पे गर्व होना चाहिए। बिल्कुल जब हमें गर्व है, बिल्कुल। हमारे बच्चे को गर्व होगा। और संस्कार पे तो गर्व होना चाहिए। संस्कार कोई ऐसी थोपी हुई चीज थोड़ी है। उन्हीं राहों पे चल जी, करके तो हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकेंगे, सभी कुछ प्राप्त कर जी। सकेंगे, क्योंकि वही जीने की राह है। यहाँ चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और यहाँ आगे पर बढ़ते हुए आदरणीय जी जी हाँ, यहाँ पर भी आप मैं एक और उदाहरण भी देना चाहूंगी। जी जैसे कि मैंने पूरा जीवन जो है बहुत संघर्ष के साथ बेटियों को पढ़ाया, लिखाया और इंजीनियर बनाया, अच्छे पदों पे हैं। तो अब जैसे वो माहौल में रहते हैं बच्चे वही चीज सीख जाते हैं। अभी उसकी उम्र 34 साल के करीब है और एक बेटा है। लेकिन अब जैसे गुड़गांव में वो लोग रहते हैं तो गुड़गांव की दिल्ली की कल्चर ऐसी होगी। तो जो हमारे यहाँ, मैं तो अभी भी साड़ी वगैरह पहनती हूँ, प्रोग्राम वगैरह होते हैं इसमें
साड़ीज पहनती हूँ, वो दुपट्टा लगाती हूँ, ये लगाती हूँ। अब वो बच्चे बिल्कुल ही जैसे फिल्म स्टाइल में रहने लगे, छोटे कपड़े इधर। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत आश्चर्य करते हैं कि ये कहाँ से सीखा। तो इस बात का सवाल का जवाब मुझे ही नहीं मालूम कि इसने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो मैं ये कहती हूँ कि माहौल आदमी को ऐसा बना देता है, क्योंकि मेरी आदर पूरी फैमिली आदरणीय, फेस। कोई भी ड्रेस आप पहने, जी, कोई भी ड्रेस आप पहने, किसी भी कंट्री में पहने, लेकिन इस सब भी ड्रेस में हाँ, आपकी सभ्यता भी नजर आती है, आपके चेहरे का और आपके व्यक्तित्व का इफेक्ट भी आता है। तो ड्रेस कोई अच्छी या बुरी नहीं होती है, हाँ, लेकिन ड्रेस पहनने की जरूरत होती है। हम आदिम आदम उसमें तो नहीं जिंदा जहाँ पत्तों के कपड़े होते थे। मैं तो वही कह रही थी ना कि जी, यहाँ अमेरिका में दूसरी कंट्री के भी लोग आते हैं। उनके यहाँ कपड़े पहनने का जो कल्चर है, जो स्टाइल है, वो एकदम डिफरेंट है। उनका अगर छोटे कपड़े भी पहनो लेकिन रिवीलिंग नहीं होने चाहिए, जो मेरा मतलब है। छोटे कपड़े में आप छोटा टॉप पहन रहे हो लेकिन बड़ा सा इतना बड़ा गला है और तो वो आपको रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन अब यहाँ पे दूसरी खुद कंट्री को के ये लोग हैं चीजें तो उनको खुद को हम महसूस करने की जरूरत है। जी, मेरी 3 तो वो बहुएँ भी हैं, घर से ही मैंने शुरू बहुओं पे कोई जी, प्रतिबंध नहीं लगाया कि कैसी ड्रेस पहनो। तो जी। कोई बहू मुझे स्टेशन पे लेने आ रही थी, तो उसकी मदर ने बोला, "अरे तुम अपने मदर इन लॉ को लेने जा रही हो, कौन-सी ड्रेस पहन कर के जा रही हो?" जीन्स टॉप उसने पहना था। "अरे मम्मी आप क्या कह रही हैं? मम्मा तो वैसे ही कहती हैं, किसी ड्रेस के लिए मना नहीं करती हैं। वो मॉडर्न से मॉडर्न ड्रेस के लिए भी मना नहीं करती हैं। लेकिन जो ड्रेस है वो सोबर होना ज़रूरी है, दैट्स उसमें व्हाट आई वाज़ आपका टेलिंग। सही दिखना ज़रूरी है।" जी, दैट्स चलिए व्हाट आई हम वाज़ आगे टेलिंग बढ़ते हैं कि अब और आगे जी, बढ़ते हुए आदरणीय नीतीश शाह जी, सेवा, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण बच्चों में विकसित करने के लिए घर और विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? शॉर्ट में जवाब, शॉर्ट में। जी, आदरणीय। धर्म सेवा, करुणा और ये सहानुभूति जो है, वो बच्चा अपने ही अभिभावकों से, अपने आसपास परिवार के लोगों के व्यवहार, उनकी बातचीत और उनके अन्य लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, डेफिनेटली उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विद्यालय में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो रूल्स जो हैं बच्चे को अपने आप सिखा देते हैं। कई बच्चे जैसा अभी रचना जी बता रही हैं कि रूल्स हैं, तो उसको वो फॉलो करते हैं। नो डाउट ऐसे ही गैजेट्स को हमारे यहाँ भी डीपीएस शारजा में भी गैजेट्स अगर हैं, सबके पास गैजेट्स रहते हैं, फाउंडेशन कुछ नहीं है। लेकिन स्कूल ने क्या किया है, वाईफाई में ही ऐसा बैंड लगा रखा है कि कोई भी ऐसी इलीगल साइट्स या वैसी साइट्स खुले ही नहीं। तो उन्होंने वैसे किया कि बच्चा सर्च भी करता है तो सर्च इंजन में सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड इवन यूट्यूब तक नहीं खुलता है। तो बच्चा अपना गैजेट लेके आता है, लेकिन वो चाह करके भी ना यूट्यूब खोल पाएगा, ना कोई मूवी देख पाएगा, ना कोई और ऐसी चीज या वल्गर को कुछ भी टाइप का कोई अदर मटेरियल नहीं देख पाएगा। तो ये एक अच्छा वो रहता है। दूसरे सर्टन ये रूल्स होते हैं, तो जिससे डेफिनेटली वो फायदा करते हैं। नियम जो है, बच्चों को नियमों में बांध दिया जाता है, थोड़ा से नियम होते हैं, तो वो नियम ही तो आगे उसको सिखाते हैं और आगे उसके जीवन में जो है वो काम आते हैं। बहुत सुंदर आंसर। शॉर्ट में आपने वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि प्रतिबंध या किसी चीज को रोकना पनिशमेंट नहीं है। अच्छा करने के लिए कुछ गलतियों को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए नियम तो जरूर होने चाहिए। और मंच के उस पार से और भी हमारे साहित्यकार जुड़ गए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं और कवि उमानाथ त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय उमानाथ जी। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, बहुत बहुत स्वागत। अत्यंत सुंदर आयोजन। आदरणीय अमृत बिसारिया जी को सादर प्रणाम, आपको भी, आप सभी को भी बारंबार स्वागत, अभिनंदन, सादर प्रणाम है। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। और आगे बढ़ते हुए, संस्कार किसी भी समाज की आत्मा है जो सभ्यता को जन्म देती है। इससे बच्चे केवल शिक्षित नहीं बल्कि सजग, जिम्मेदार और मानवीय बनते हैं। संस्कार कोई सिखाने पढ़ाने वाली चीज नहीं है, न संस्कार की कोई किताब होती है। हमारी डेली रूटीन में, हमारे डेली जिंदगी में जो भी हम कार्य करते हैं, उन कार्यों का ही बच्चों पे असर पड़ता है, हमारे बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को, स्वयं को संस्कारी बनाना जरूरी है। शायद होंगे भी,
हम सभी होंगे भी, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। और ना हम सिखा सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं संस्कार, हम केवल माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, केवल माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हमेशा रही हूँ। तीनों बेटे मेरे बीटेक करके एमबीए करके अच्छी जॉब में है। तो एक एक सेकंड का बस टाइम लेती हूँ कि मेरा बेटा ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसके साथ कोई लड़की भी ट्रेनिंग कर रही थी। तो लड़की ने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे? तो मेरा बेटा आया घर, तो पूछ रहा है, मम्मी आप मेरी, जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लड़की अच्छी फैमिली होनी चाहिए, तो मम्मी आप मेरी शादी कर देंगी? मैं जहाँ कहूँगा। हम कहा बिल्कुल कर दूंगी, बताओ कौन लड़की है? तो उसने बताया ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, उसको जाके तुम बोलना कि हाँ मेरी मम्मी तैयार है, वो अपने पेरेंट्स को लेकर के आए, हम मिलते हैं बात करते हैं। मेरे बेटे ने जाके उसको बोला कि हाँ मेरी मम्मी तैयार है, तुम अपने मम्मी पापा को ले आओ। उससे बाद से वो लड़की फिर ट्रेनिंग के लिए भी नहीं आई। तो मत प्रतिबंध डालिए बच्चों पे, उनको विश्वास में लीजिए, सही बात आपको वो बताएंगे। और बच्चे मन के बहुत इनोसेंट होते हैं। तभी तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आपका जो किया वो देखता है और उसको गुनता है, सुनता है, समझता है। तो अभिभावकों और शिक्षकों का दायित्व है कि अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें, बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ बातचीत होती रहना बहुत जरूरी है। और भूल के भी नेगेटिविटी मत आने दें बच्चों में, भूल के भी नेगेटिविटी मत आने दें। ये सबसे बड़ा पॉइजन है समाज का, नेगेटिविटी। तो और उनको प्रेम पूर्वक सही मार्ग दिखाएं। आने वाली पीढ़ी को संस्कारी, मानवीय, उत्तरदायी नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है, जो हमारे व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। कहते हैं ना कि परिवार, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा परिवार को जिम्मेदार इसलिए मानती हूँ कि परिवार ही वो एक सुरक्षित घेरा है जहाँ बच्चा हर तरफ से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इससे सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार और पेरेंट्स की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत कुछ अब बोलने का टाइम नहीं है। गलतफहमियां मत पालिए, नकारात्मक मत बनिए, यह भाव बच्चों में मत पनपने दीजिए। सकारात्मक सोच से स्वयं खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए, और व्यक्तित्व, बच्चों के व्यक्तित्व की जानकारियों को साझा करने के लिए। इस तरह के भाव और नए विचारों के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड नाइट। फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी मंच नमस्कार सभी को मेरी तरफ से, नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। आशा है फिर मुलाकात होगी। जी जी बिल्कुल नमस्ते बिल्कुल मिलेंगे। सभी आप को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू दीदी, और क्षमा चाहती हूँ कल का